नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं लेकर हाजिर हूँ बेहया का एपिसोड 8 और अध्याय 5। आशा करती हूँ ये नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नॉवल की ओर। शाम की फ्लाइट थी। सिया और अभिज्ञान रात 8 बजे पुणे पहुंच गए। वहाँ तृष्णा और अभिज्ञान के लिए पहले से होटल बुक थे। तृष्णा ने सन एंड सैंड में 2 इंटरकनेक्टेड रूम की बुकिंग की थी। इतनी आपाधापी में अभिज्ञान बुकिंग चेंज करना भूल गया। उसके दिमाग में यह बात तब आई जब दोनों होटल पहुंच गए। ऐसे में उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दोनों ने चेक इन किया। स्टाफ ने उन्हें ऐसे बधाई दी जैसे कि वे अपने हनीमून पर हों। सिया एक स्मार्ट महिला थी। वह अभिज्ञान के बॉडी लैंग्वेज से समझ गई कि वह कुछ तो छिपा रहा है। लिफ्ट में सिया ने उससे धीरे से पूछा, तो अभिज्ञान, क्या प्लान है? व्हाट प्लान? कोई प्लान नहीं है, वह सन था। सिया ने मुस्कुराते हुए लिफ्ट मैन को देखा और अपनी शरारत जारी रखी। बेबी, आर यू श्योर? नो प्लान? अब तक अभिज्ञान ने ब्लश करना शुरू कर दिया था। क्या मैं आपको रूम में चलकर बता सकता हूँ प्लीज़? ओ बेबी, तुम कितने शर्मीले हो। सिया को मज़ा आ रहा था। जैसे ही वे रूम में गए, बेल बॉय ने उनका सामान लगेज स्टैंड पर रखा। पूरा कमरा गुलाब की पंखुड़ियों और खुशबूदार मोमबत्तियों से सजा हुआ था। सिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस लड़के ने उन्हें फिर से विश किया और रूम में चला गया। अभिज्ञान ने झेप कर रूम लॉक किया। आप बताना चाहेंगे कि क्या चल रहा है अभिज्ञान? सिया ने साफ पूछा। उफ, देखिए यहाँ 2 कमरे हैं, बस वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन यह बिल पर नहीं दिखेगा। आप चिंता मत करिए। और मुझे इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन कल रात से इतना कुछ हुआ है कि मेरे जहन से निकल गया था। मैं बुकिंग चेंज करना भूल गया। पर मैं आपको बता दूं कि ये मेरा प्लान नहीं था, ये तृष्णा का प्लान था। पर तब तक मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आप चाहें तो हम बुकिंग चेंज कर सकते हैं। बेशक, इसे तुरंत चेंज करिए, सिया ने निर्देश दिया। क्यों, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने हिचकते हुए पूछा। बिल्कुल भी नहीं, वह मुस्कुराई। कम ऑन यार, हम दोस्त हैं। अभिज्ञान लज्जित महसूस कर रहा था। हाँ, मैं एक प्ले बॉय की दोस्त हूँ, सिया ने अभिज्ञान को कनखियों से देखते हुए कहा। लेकिन मैं आपकी दोस्त हूँ, इसलिए मुझे ऐसे इंटरकनेक्टेड रूम की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने चीज़ें और भी साफ कर दी। सिया ने खुद ही रिसेप्शन में कॉल करके बुकिंग चेंज करने का निर्णय किया। उन्हें उसी फ्लोर पर 2 अलग अलग रूम मिल गए। जब तक वे सेटल हुए, एक बज़ हो चुका था। दोनों अपने अपने रूम में जाकर प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद अभिज्ञान ने सिया के रूम का दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। वह लेटे हुए अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसके बाल खुले थे और आंखों पर चश्मा लगा था। प्लीज़ जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दें और किसी से कहिए कि मेरा पानी का जग भर दे, वह बिना ऊपर देखे हुए बोली। सफ़ेद रंग के मिडी में वह लापरवाही से बिस्तर पर लेटी थी। उसे लगा होगा कि रूम सर्विस स्टाफ है। यस मैम, मैं करता हूँ, अभिज्ञान ने पूरे जोश से उत्तर दिया। अभिज्ञान, आप हैं? सिया ने हैरत से पूछा। सिया बिस्तर से उठी और उसने पिंक कलर का एक स्टॉल शॉल की तरह लपेट लिया। सिल्क स्टॉल जिस पर वह तरह तरह के पिंक शेड की तितलियां बनी हुई थी। वह सफ़ेद और गुलाबी कॉम्बिनेशन में बड़ी मोहक लग रही थी और चश्मे में तो एकदम पढ़ाकू बच्ची दिखती थी। कौन कहेगा कि वह 2 बच्चों की माँ है। वह इतनी कोमल लग रही थी, नाजुक सी गुलाब तितली। अभिज्ञान मंत्रमुग्ध था। आप कितने साल की हैं? वह अचानक पूछ बैठा। व्हाट? सिया ने कन्फर्म करने के लिए पूछा। क्या अभिज्ञान ने वही पूछा था जो उसने सुना है? मैंने कहा, आपकी उम्र क्या है सिया? उसने अपना सवाल आवाज़ बुलंद दोहराया। क्यों? वह उसके सवाल के संदर्भ को नहीं समझ सकी। आप सवाल बहुत करती हैं, ज़्यादा क्यों और क्या मत कीजिए, बस जवाब दीजिए, उसने ज़ोर देकर कहा। कैसा बेतुका सवाल है, उसने फिर से टाल दिया। ओके, तो मैं आपको बता दूं सिया रायज़ादा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब आप शादीशुदा होने का दावा करें या 2 बच्चों की माँ होने का, और चाहे आप 8 साल की बूढ़ी 60 साल की बूढ़ी औरत की तरह बर्ताव करें, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अब मुझे रोक सके। मैं बस इस प्यार में डूबना चाहता हूँ। वो सिया को एकटक देख रहा था। अभिज्ञान सूर्यवंशी, आपकी कोई बदमाशी मुझ पर काम नहीं करेगी। प्लीज़ प्रिटेंड मत कीजिए।
मुझे पता है आप बहुत हिटलर, डॉन, गब्बर और न जाने मुझे क्या क्या बुलाते रहते हैं, इसलिए आप मुझे बुद्धू बनाने में इतनी आसानी से तो कामयाब नहीं हो सकते। सिया ने मुस्कुराते हुए उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। वह खींच गया। सीरियसली, ये क्या जवाब है? इस तरह के खूबसूरत प्रपोजल का कोई ऐसे जवाब देता है क्या? अगर आपकी जगह कोई और महिला होती तो मुझसे फ़ौरन इम्प्रेस हो जाती। इससे बेहतर जवाब मिल सकता था मुझे, वह शिकायती लहजे में बोला। वैसे क्या खूब पकड़ा है आपने। मैं बस मस्ती कर रहा था। जब आपने मुझे लिफ्ट में बेबी कहा तो मुझे लगा कि मुझे भी आपकी खिंचाई करनी चाहिए, लेकिन आप तो जाल में फंसी ही नहीं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको कुछ काम था क्या? उसने आने का सबब पूछा। हाँ, मैं प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। मैं नोट्स शेयर करना चाहता था, उसने जवाब दिया। जानते हैं, मैंने भी कुछ चेंजेस किए हैं और मैं आपको बताने ही जा रही थी। उसने उसे बैठने का इशारा किया। उन्होंने नोट्स में हुए बदलाव के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। जल्दी ही वे जान चुके थे कि उनके चेंजेस एक जैसे थे, बस शब्दों का चुनाव ही अलग था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अभिज्ञान खुद को यह कहने से रोक नहीं पाया, वाह क्या कमाल की कंपैटिबिलिटी है। यस, हमारी प्रोफेशनल अप्रोच काफ़ी एक जैसी है। वैसे हमें कल जल्दी उठना है और मगरपट्टा जाना है, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, उसने जोर देते हुए कहा। हाँ, वो हड़पसर है, मैं जानता हूँ। वैसे आप शब्दों पर इतना जोर क्यों देती हैं? आप नॉर्मल नहीं रह सकती क्या? अभिज्ञान ने सवाल किया। ये बिल्कुल नॉर्मल है, मैं बस क्लैरिटी चाहती हूँ, मुझे कन्फ्यूज़न पसंद नहीं है, उसने स्पष्ट किया। रिलैक्स सिया, अपने दिमाग को काबू में रखना और भावनाओं पर कंट्रोल करना ठीक है, पर उन्हें दबाना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सहज रहने की कोशिश कीजिए। हर लम्हे को खुलकर आज़ादी से जीना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकती। मिस रायज़ादा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। उसके अंदर के ट्रेनर ने कुछ ज्ञान बांटा और जैसे ही आगे बढ़ा लड़खड़ा गया। गुड नाइट, संभल के गिरना मत, सिया ने याद दिलाया। वह पलटा और हंसने लगा। अभिज्ञान अपने रूम में वापस चला गया, पर 1000 कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग अभी भी सिया पर फोकस था। एक औरत हर वक्त इतना सतर्क क्यों रहती है? उसे क्या परेशान कर रहा है? सिया बात करते समय इतनी सावधान क्यों रहती है? कभी भी वो रिलैक्स्ड नहीं रहती हैं। वह क्या छिपाती रहती हैं? मेरे साथ सिया की बातचीत औरों से एकदम अलग है। हालांकि वह सामान्य और कूल दिखने की कोशिश करती है, बावजूद इसके वो मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही सतर्क है। क्या मेरी इमेज से घबराती हैं? अभिज्ञान ह्यूमन साइकोलॉजी के तहत सारी चीज़ों को मथ रहा था और सिया के परफेक्ट टाइप के व्यवहार का भी विश्लेषण कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। ज़रूर सिया होगी, वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी। इस ख्याल ने उसे खुश कर दिया। उसने दरवाज़ा खोला तो पाया कि बाहर रूम्स वॉइस था। जी, उसे सिया को दरवाजे पर ना देखकर उसे निराशा हुई। सर, मैम सो चुकी हैं और उनके रूम का दरवाज़ा अभी भी ब्लॉक नहीं है, लड़के ने कहा। ओ, मैं देखता हूँ, थैंक्स, अभिज्ञान यह सोचते हुए जवाब दिया। वह एक अनजान जगह पर इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है? बस सारे नियम मेरे लिए हैं क्या? बस सिया के रूम में गया। डोर लैच नहीं था, इसलिए ऑटो लॉक नहीं हुआ। हो सकता है हाउसकीपिंग वाले लड़के ने रूम से निकलते हुए ठीक से बंद नहीं किया होगा और सिया शायद काम करते करते सो गई हो, या फिर सोचते सोचते। वह कमरे के अंदर गया। रात के 3:30 बज रहे थे। छोटी सी बात के लिए अभिज्ञान उसे जगाकर उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। वैसे वो कल रात भी नहीं सोई थी और अभी उठ गई तो फिर शायद दोबारा आँख न लग पाए। मैं ही लॉक कर देता हूँ, यह सोचकर वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन पाँव उठ नहीं रहे थे। अजीब सी कशिश थी सिया के चेहरे पर। एक तरफ अभिज्ञान का दिमाग उसे जाने के लिए कह रहा था, पर दिल सिया को करीब से देखने के लिए मचल रहा था। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग अक्सर हार जाता है। दिल की जीत के आगे कई बार दिमाग घुटने टेक देता है। वह सिया के बेड के सिरहाने जाकर ज़मीन पर बैठ गया और एकटक उसके सौम्य चेहरे को देखता रहा। वह अपने पेट के बल सो रही थी। लैपटॉप ऑन था, बस स्क्रीन बंद थी। सफ़ेद रंग उस पर बहुत जचता है। सिया कितनी प्यारी और मासूम है, बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी, और कुछ उदास भी है। लेकिन उदास क्यों है? अभिज्ञान ने गौर से देखा। हाँ, वो तन्हा और उदास है। इतनी प्यारी और कोमल तितली जैसी है सिया, पर तितलियाँ तो चंचल होती हैं। फिर क्या है जो इनकी उदासी की वजह बन गया? कुछ तो ज़रूर है।
मुझे पता लगाना ही होगा। वह झटके के साथ उठा, सिया को कंबल ओढ़ा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। दरवाज़ा लॉक किया और अपने रूम में लौट आया। कई सालों से वह किसी रिश्ते में बंध नहीं सका था। बिना किसी बंधन और जिम्मेदारी वाली रिलेशनशिप में बस मौज करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसे अपनी पर्सनैलिटी और पेशे की वजह से अटेंशन की कभी कमी नहीं रही, लेकिन यह पहली बार था कि वह किसी बॉडी या खूबसूरत चेहरे को एडमायर नहीं कर रहा था। उसे किसी की खोई हुई खुशियों की फिक्र थी। अपने भीतर के इस बदलाव से वह खुद हैरान था। वह अपने आप को समझा रहा था। सिया को पसंद करने की बजाय उसके शरीर सिर्फ उसकी बॉडी पर फोकस करने को कह रहा था। लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता था, उसे सिया के हंसते हुए चेहरे पर एक जोड़ी उदास आंखें दिखती थी। वह अपनी कल्पनाओं को उसके चेहरे से नीचे ढकेलने की कोशिश करता रहा तो उसे सिया की सुंदर हथेलियां दिखती थी। कभी उसकी आंखों के बीच लगी छोटी काली बिंदी, कभी उसके झूमते हुए झुमके, तो कभी उसकी साड़ी का आंचल। क्या आदमी हो यार, तुम एक शादीशुदा औरत के लिए पागल हो रहे हो। अपने आप को संभालो। वह अपने ख्यालों की दिशा जबरदस्ती मोड़ देना चाहता था, पर दिल के आगे उसकी एक न चली। दिल की आवाज़ दबाने के लिए उसने तेज़ आवाज़ में गाने चला दिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस अ थिंग। उसने जल्दी से गाना बदल दिया और अगला गाना बजा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जैसे आज पूरी कायनात ही उसकी दुश्मन हो गई थी। वह सिया के साथ बीते पिछले कुछ हफ्तों को स्कैन करने लगा। अगली सुबह अभिज्ञान ने यह तय किया कि वह केवल काम पर ध्यान देगा और सिया के साथ लिमिटेड बात ही करेगा ताकि उसे कम परेशानी हो। वह लगातार उसे देख रहा था, फिर भी उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज में एक प्रोफेशनल डिस्टेंस को मेंटेन रखा। वह सिया को एक दोस्त के रूप में खोना नहीं चाहता था। इतने सालों के बाद तो उसे कोई मिला था जिससे वह कोई बात बिना झिझक के बांट लेता था। वह किसी भी कीमत पर अपने दिल के बहकावे में आकर इस खूबसूरत रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहता था। मगर सिया की मुस्कान के पीछे का दर्द और उदासी की वजह जानना अब और ज़रूरी हो गया था, जो शायद केवल उसी को महसूस हो रहा था। प्रेजेंटेशन अच्छा गया। अभिज्ञान और सिया की प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन रही। डाटा मैट्रिक्स की टीम और उनके इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स पहले राउंड की मीटिंग और प्रेजेंटेशन में सहमत दिखे। पूरे दिन उन्होंने लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। कंटेंट, ट्रेनिंग और फाइनेंस सभी कुछ डिस्कस भी हो चुका था और लगभग फाइनल भी। सिया और अभिज्ञान का पूरा दिन केवल कॉफ़ी और स्नैक्स पर गुजरा था। डाटा मैट्रिक्स ने लंच का इंतज़ाम किया था, फिर भी सिया ने काम के चलते लंच नहीं किया। मीटिंग में ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से अभिज्ञान ने भी लंच पर टाइम वेस्ट नहीं किया। टेक्निकल टीम की कुछ शंकाएं थी जो इस सेशन में आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे अगले दिन एड्रेस करना चाहते थे। अंत में उन्होंने प्लान किया कि वे अपने टेक्निकल हेड को पुणे कॉल करेंगे, लेकिन डाटा मैट्रिक्स के अधिकारियों ने कहा कि यह काम स्काइप पर किया जा सकता है। इस तरह से डाटा मैट्रिक्स के ऑफिस में इनका पहला दिन खत्म हुआ। दोनों होटल की तरफ वापस लौट रहे थे। रास्ते पर अभिज्ञान कार में मीटिंग की सक्सेस की बातें करता रहा। उसे उम्मीद थी कि इस डील से बेंचमार्क कंपनी कंटेंट व ट्रेनिंग में एक लीडिंग कंपनी बन जाएगी। सिया बस सुन रही थी और उसने कुछ नहीं कहा। वह काफ़ी थकी हुई सी दिख रही थी। अभिज्ञान केवल प्रोफेशनल चीज़ों पर बात करने की कोशिश कर रहा था। उसने सिया से पूछा भी कि वह ठीक है। सिया ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। वे दोनों होटल पहुंचे। अभिज्ञान लिफ्ट के दरवाजे की तरफ देखते हुए उसके खुलने का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त उसने अपनी दाईं कोहनी पर सिया के हाथों की जकड़ महसूस की। वह मुड़ा तो सिया ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं बेहोश हो सकती हूँ, मैं बेहोश हो सकती हूँ। जब तक वह कुछ समझ पाता कि सिया को क्या हो रहा है, वह उसकी बाहों में झूल गई। अभिज्ञान की मदद से होटल स्टाफ को आवाज़ दी और सिया को बाहों में उठाकर अपने रूम में ले गया। होटल स्टाफ ने मेडिकल हेल्प के लिए कॉल कर दिया। अभिज्ञान सिया के पीले पड़ चुके चेहरे को देखकर परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सिया की तबीयत के बारे में उसकी फैमिली में किसको फ़ोन करे। तृष्णा के आखिरी ड्रामे को देखते हुए उसे भी कॉल नहीं कर सकता था। उसने सिया के होश में आने तक इंतजार करने का फैसला किया। सिया अब भी बेहोश थी। अभिज्ञान अपने आप से नाराज़ था। वह सुबह से ही अपने आप को प्रोफेशनल दिखाने के लिए व्यस्त होने का नाटक कर रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि कब वह इतनी बीमार हो गई। रूम की घंटी बजी तो उसने दरवाज़ा खोला। सर डॉक्टर, मैनेजर मेडिकल हेल्प के साथ अंदर आया। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कम इन। क्या हुआ? डॉक्टर ने कमरे में अंदर आते हुए पूछा। पता नहीं, ये लिफ्ट में बेहोश हो गई, अभिज्ञान ने बताया। क्या ये प्रेग्नेंट है? डॉक्टर ने पूछा।
मुझे कैसे पता होगा? उसने डॉक्टर के अटपटे सवाल का जवाब दिया। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि ये आपकी पत्नी है, डॉक्टर ने शर्मिंदा होते हुए कहा। कयास लगाने की वजह से मैं यहाँ के लोगों को और उनकी धारणाओं को पसंद नहीं करता हूँ। हम कलीग हैं, दिल्ली से पुणे एक मीटिंग के लिए आए हैं। मीटिंग के बाद यह लिफ्ट में बेहोश हो गई, बस मुझे इतना मालूम है, उसने स्पष्ट किया। ओके, डॉक्टर ने उसे अच्छी तरह से चेक किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने लंच में क्या लिया है? क्या उन्हें किसी चीज़ से कोई एलर्जी है? क्या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर? नो लंच, हमने आज लंच नहीं किया, बस 2 बार कॉफ़ी ली है। कोई रोग पता नहीं, उसने अपने दिमाग पर जोर दिया। तृष्णा ने कहा था ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, लेकिन कौन सी? सिया ने खुद भी कहा कि वह ऑफिशियली स्वीट है। क्या इसका मतलब है? सोचने के बाद बोला, 1 सेकेंड, वह ब्लड प्रेशर पेशेंट है। मुझे पता नहीं कि हाई है या लो, और शायद डायबिटिक भी, अभिज्ञान ने कहा। ओके, थैंक यू। डॉक्टर ने सिया का बीपी और शुगर लेवल चेक किया और फिर उसे 2 इंजेक्शन दिए। डॉक्टर की मदद करने के लिए अभिज्ञान को उसके हाथ पकड़ने पड़े। अपने हाथों में सिया के हाथों का होना उसके लिए रोमांचित कर देने वाला था, मगर उसने खुद को संयत रखने की कोशिश की। उसने डॉक्टर से पूछा, हुआ क्या है? इनका शुगर लेवल और बीपी दोनों डिप हो गया है। इन्हें इस तरह से अपनी डाइट पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इन्हें पता होगा कि लो बीपी और लो शुगर के लेवल का कॉम्बिनेशन बेहद घातक है। साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि आपने होटल स्टाफ को बुला लिया और उनकी मदद ली। प्लीज़ ये दवाइयाँ ले आइए और चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ घंटों में होश आ जाएगा, डॉक्टर ने विस्तार से बताया। उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया, पर्चा लिया और होटल स्टाफ से दवाइयाँ लाने को कहा, क्योंकि वहाँ सिया की देखरेख करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। वह उसके पास आकर बैठा ही था और कि उसके पास दिल्ली के ऑफिस से कॉल आई। यस, अभिज्ञान दिस साइड। सर, सिया मैम अपना फ़ोन नहीं उठा रही हैं, किसी ने फ़ोन पर दूसरी तरफ से बोला। वह सो रही होंगी, बड़ा लंबा और थकाऊ दिन था। अगर कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अभिज्ञान ने सिया की तबीयत के बारे में बताना सही नहीं समझा। सर, मैम ने दोपहर में क्लाइंट की कुछ नई ज़रूरतें बताई थी। हमने उसके मुताबिक टेक्निकल प्रेजेंटेशन अपडेट करके ईमेल कर दिया है। मैं इसे आपको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, कृपया इसे देख लें और कुछ भी ज़रूरत हो तो ज़रूर कॉल करें, टेक्निकल हेड सुमित दर्शन ने कहा। श्योर, थैंक यू, अभिज्ञान ने जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। ईमेल देखने के लिए वह लैपटॉप ढूंढ रहा था कि उसे याद आया कि सिया को लिफ्ट से अपने रूम तक वह अपनी बाहों में लेकर आया था। तो फिर उसका सामान किसने उठाया? ओह गॉड, इतना कहकर अपने लैपटॉप, बैग्स और सिया के पर्स को ढूंढने के लिए वह तेज़ी से कुर्सी से उठा और रिसेप्शन व सिक्योरिटी को फ़ोन किया। उन्हें पूरी घटना बताई और बैग को ढूंढने के लिए मदद मांगी। होटल स्टाफ ने उसे सिक्योरिटी कैमरों के जरिए सब पता करने का आश्वासन दिया। कुछ देर में एक होटल बॉय भीतर आया। उसने बताया कि उनका सामान वह खुद लाया था और जब वह सिया मैडम को सेटल कर रहे थे तो वहीं सिटिंग कॉर्नर में रख कर चला गया था। सामान कुर्सी के पीछे ही था। उसने लड़के को गले लगा लिया। थैंक यू सो मच, बहुत सुकून मिला, मैं परेशान हो गया था। लड़का हैरान हो गया और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। उसका लैपटॉप पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका था। अभिज्ञान ने उसे चार्जिंग में लगाया और सिया का लैपटॉप खोल लिया। उसे वाईफाई से कनेक्ट किया और मेल चेक करने लगा। बहुत सी ईमेल्स थीं ऑफिस से। उसने टेक्निकल टीम को दूसरी आवश्यकताओं के लिए रिप्लाई किया। जब वह अपना ईमेल अकाउंट लॉग ऑफ कर रहा था, उसने सिया की डेस्कटॉप पिक्चर देखी। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, बहुत प्यारे। उसके दिमाग ने फिर से चेतावनी दी। क्या उनके पर्सनल लैपटॉप को ऐसे चोरी छिपे देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर के फरिश्ते ने कहा। सिर्फ तस्वीरें? अंदर के शैतान ने आग्रह किया और फरिश्ता सहमत हो गया। अभिज्ञान और तस्वीरों की तलाश में सिया के लैपटॉप में ब्राउजिंग करने लगा। उसने एक बार सिया की ओर देखा। वह भी इंजेक्शन के असर में सो रही थी। अभिज्ञान ने पिक्चर फोल्डर खोला। उसके अंदर करीने से लेबल किए हुए कई फोल्डर थे। वह इतनी ज़्यादा सुघड़ और व्यवस्थित महिला है, सोचते हुए उसने उसकी तस्वीरें देखना शुरू किया, जिसमें वह अपने बच्चों और पति के साथ छुट्टियों पर थी। ओह, वह फिट ड्रेस में कितनी अच्छी दिखती हैं। फिर वह ऑफिस में अक्सर ही सिर्फ ढीले कुर्ते क्यों पहनती हैं? ज़्यादातर बोरिंग कपड़े ही पहनती हैं। वह एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर घूम रहा था।
इसी बीच उसने एक फोल्डर देखा, एग्जाइल यानी निर्वासन या वनवास। अब ये कौन सी जगह है? उसने उस फोल्डर को खोला। एक भी तस्वीर नहीं थी। पूरा फोल्डर अनगिनत डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था। उन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ था। यह उससे बहुत उबाऊ सा लगा। उसने फोल्डर बंद कर दिया और फोल्डर का नाम दोबारा पढ़कर वह ठिठक गया, एग्जाइल। पर एग्जाइल क्यों? किसका एग्जाइल? क्या वह किसी जंगल सफारी पर गई थी या किसी रिट्रीट में जंगल में गई थी? हो ना हो अपनी रचनात्मक सोच के जुनून के चलते ऐसा नाम रख दिया होगा। लेकिन है क्या इन डॉक्यूमेंट्स में? कविताएं या मेमोयर? वह मुस्कुराया और उसे दोबारा खोला। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड 8 और अध्याय 5। दोस्तों ये नॉवल डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अब जानना ये होगा कि एग्जाइल आखिर है क्या। अभिज्ञान क्या उसे खोलेगा उस फोल्डर को? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।